अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 3 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आज हमने इस पूरे यूनिट को इस तरह रिकॉल करना है कि कल टेस्ट देना है जब हमने, तो हमें तैयारी हो जाए इसकी। ठीक है ना, कंसेप्चुअली हमने चीजों को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ साथ इसको ऊपर कर दें। सबसे पहले आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, आप में से कोई बच्चा सोचे इस तस्वीर को यहां लगाने का मकसद क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं कोई एटम का स्ट्रक्चर लगाता, मैंने इस तस्वीर को यहां पर क्यों लगाया, क्या वजह है। अपने अपने टीचर्स को इसका जवाब दें। इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा, शाबाश। इसको पढ़ें, साथ में लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। तो इस तस्वीर में दिमाग का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी एक इमेज दिखाई जा रही है। इमेज, ये इमेज कैसे बनाई होगी, शाबाश। जब तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं समझ आएगी, और जब तक हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं समझ आएगी तो रेडियो एक्टिविटी का यूज भी समझ नहीं आएगा। तो इट इज एन डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक हो गया, आगे चलें जी स्टूडेंट्स। सबसे पहला नॉलेज क्या था, एक्सप्लोरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम है क्या, एटम है क्या, कैसे पता चला एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, कैसे पता चला एटम के बाहर शेल्स हैं, कैसे पता चला बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स के अंदर, यह सब कुछ हमें कैसे पता चला। जी ऊपर करें अब इसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इतना तो जानते हैं, और ऊपर करें, इतना तो जानते हैं कि एटम जो है बुनियादी तौर पे उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, बाहर शेल्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस इंतहाई छोटा होता है, एटम का मजमूई साइज बहुत बड़ा होता है न्यूक्लियस के मुकाबले में। क्या किसी साइंटिस्ट ने डे वन पे कह दिया था एटम ऐसा है, तो आंसर इज नॉट। साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। क्या मेहनत की, सबसे पहले एटम के बारे में जो मॉडल दिया गया वो डॉल्टन एटॉमिक मॉडल था, जिसे डॉल्टन थ्योरी भी कहते हैं। उस थ्योरी के मुताबिक तो एटम सिर्फ एक बिलियर्ड बॉल की तरह थे। एटम एक छोटे छोटे पार्टिकल थे, अगर नाइट्रोजन का है तो वो अलग तरह का पार्टिकल होगा, अगर ऑक्सीजन का है तो वो अलग तरह का पार्टिकल होगा। और डॉल्टन के मुताबिक आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में, यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं कर सकते। क्या ये आज भी बात वैलिड है? माशाल्लाह आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है, कोई आप में से बताए क्या ये आज बात ये वैलिड है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में नहीं चेंज कर सकते? कोई हाथ खड़ा करे और मुझे इसका जवाब दे। जी शाबाश। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, आप इसका जवाब दें। हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। यस। कैसे, कोई तरीका? उसमें उसका एक प्रोटॉन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि बीटा डीके में उसका एक प्रोटॉन टूटता है, वो इलेक्ट्रॉन, और सिंपल आंसर इज रेडियो न्यूट्रॉन एक्टिविटी। टूटता है। सिंपल आंसर इज रेडियो एक्टिविटी। थ्रू अ रेडियो एक्टिविटी, थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन, वी कैन कन्वर्ट वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। वेरी सिंपल। तो ये डॉल्टन को लगता था ऐसा नहीं होता, बहरहाल वो तो पुराना दौर था, पुराना जमाना था, रिसर्च नहीं थी इतनी, तो उन लोगों को नहीं पता था। अब तो ये चीज पता चल गई है। अच्छा, डॉल्टन के बाद सबसे पहली चीज जो डिस्कवर हुई वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो पता नहीं था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें थोड़ी पता था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो बाद में नाम रखा कि ये चीज इलेक्ट्रॉन है। शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता था? कैथोड पार्टिकल्स या कैथोड रेस। शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता था? कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड रेस। डिस्कवर कैसे हुए? शाबाश, आपको मैंने बताया था कि आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, नजर आ रहा है आपको? फुल स्क्रीन करें जरा। आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ आपने क्या लगानी है? बैटरी। जैसी बैटरी लगाओगे
स्क्रीन मुझे लेके आए। जैसी बैटरी लगाओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जिसमें जो कि मेटल का बना होता है, और मेटल में क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल में से खींच लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो शुरू में नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, शुरू में तो हमें लगा कि कोई रेडिएशंस हैं, कोई रेज हैं वगैरह वगैरह। बाद में जाके प्रैक्टिकल्स किए, इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया, मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करने के बाद पता चला कि इनके ऊपर तो चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज। और बाद में जाके हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वो हमने पढ़ने नहीं है क्योंकि उसका फायदा नहीं है, हमने ये प्रूव किया कि ये जो कैथोड रेज है बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। तो सबसे पहला बिलियर्ड मॉडल के बाद, डाल्टन के बाद, जो सबसे पहली चीज एलिमेंट में, एटम में दरियाफ्त हुई थी वो इलेक्ट्रॉन था। फिर कुछ देर बाद ही केनाल रेस के एक्सपेरिमेंट से क्या चीज डिस्कवर होगी कि नहीं जी प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद कुछ देर बाद ही क्या पता चला, नहीं जी प्रोटॉन भी होते हैं। अब कोई साइंटिस्ट जर्मनी बैठा है, कोई यूनान में बैठा है, तो उधर 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में एक और मसला भी ये था, इंटरनेट भी नहीं था। आज आपको कैसे पता चलता है कोई नई चीज डिस्कवर हुई है? शाबाश, मैं साइंटिस्ट हूं, आप साइंटिस्ट हैं, मैंने आपको बताना है कि मैंने ये चीज डिस्कवर की है। कैसे बताऊंगा? जेटीएन स्कूल आप बताएं। हाँ जी, शाबाश। सर इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू। नहीं, सोशल मीडिया ये थोड़ी होता है मैंने बाइक ली है, फेसबुक पे पोस्ट लगाई, मैंने बाइक ली है, मैंने गाड़ी ली है। साइंटिस्ट सर से थोड़ी, न्यूज भी तो न्यूज। नहीं ऐसे नहीं होता। वो एक जगह है जहां सारा एकेडमिया, एक जगह का नाम है जहां सारे साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, है वो इंटरनेट पे, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल। अक्सर डॉक्टर साहब से पूछिएगा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने मोर देन 100 पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। पेपर क्या होता है? जब आप लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के दौरान आपको कोई नई चीज का पता चलता है, आप उस नई चीज को एक पेपर में लिखते हैं, उसे कहते हैं थीसिस लिखते हैं। समझ गए? वो पूरा पेपर लिखते हैं और उस पेपर को आप इंटरनेट पे, मखसूस जगह है, वो आपको अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, वहां हम डाल देते हैं। अब मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे पता है जो भी नई चीज है वहां आएगी। वो फेसबुक नहीं है, वो ट्विटर नहीं है, ठीक है, वो साइंटिफिक कम्युनिटी है एक, ठीक है, जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं। और उस तरह से फिर एक साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट की रिसर्च का पता चलता है, उसको फिर लोग रेटिंग करते हैं। रेटिंग ये बहुत अच्छी रिसर्च है, उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एज अ साइंटिस्ट नई नई रिसर्च अगर आपने कल को करनी है तो कहां पब्लिश करनी है। उस दौर में ये मसला था। क्या मसला था? साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन नहीं थी इतनी। आज केमिस्ट फिजिस्ट को भी जानता है, फिजिस्ट केमिस्ट को भी जानता है, हमारे साथ बायो भी है, तो रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है। तो बहुत टाइम लग जाते थे एक चीज को दूसरी चीज के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ठीक है, प्रोटॉन किसी और बंदे ने डिस्कवर किया है। अब ना तो इतनी कम्युनिकेशन थी, तो इसलिए डिस्कवरीज में 10-10, 15-15 साल का फर्क है। आज के दौर में ये डिस्कवरीज होती तो ये हफ्तों की बात थी। समझ रहे मेरी बात को? तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, और फिर अगला सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? साइंटिस्ट ने यह कंक्लूड तो कर लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, ये तो कंक्लूड हो गया, पता चल गया, कंफर्म हो गया। डाल्टन मॉडल फेल हो गया। डाल्टन मॉडल को कहता था तो सिर्फ एक एटम, एक बोल है। आज पता चला वो बोल जो डाल्टन कहता था उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। बाद में मसला हो गया इसकी तरतीब का। तरतीब क्या है इसकी? तो तरतीब लगाने के लिए सबसे पहले मॉडल आया प्लम पुडिंग। यह है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था प्लम पुडिंग मॉडल? भाई सिंपल, वो जो बिलियर्ड बॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, लाइक का चॉकलेट चिप बिस्किट। चॉकलेट चिप बिस्किट देखा हुआ आपने? चॉकलेट चिप बिस्किट के अंदर चॉकलेट्स लगी होती हैं और बिस्किट होता है। तो बिल्कुल वैसे ही इसने क्या बोला प्लम पुडिंग ने बोला देयर आर अ पुडिंग, एक पुडिंग है, कस्टर्ड है, उसके अंदर प्लम्स लगे हुए हैं। आप अपनी अपनी बुक्स में इसको पढ़ लें एक दफा। ये लिखा हुआ है जी, थॉमसन प्रपोज द मॉडल बिकॉज, ये मॉडल है
The atom is, imagine a sphere of positive charge containing negatively charged electron embedded within it, much like plums, a pudding or resin on a cake. यानी जो केक है इस मॉडल के मुताबिक जो एटम का स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लम्स की तरह लगे हुए हैं। इस मॉडल की कोई हकीकत नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद ही रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट करने वाले बंदे का नाम क्या था? इसको खत्म कर। रिजेक्ट करना किसने किया जी? नेक्स्ट जो रिजेक्शन आई वो रदरफोर्ड मॉडल था, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। रदरफोर्ड मॉडल ये देखें, ये है रदरफोर्ड मॉडल। ये देखें, ये बेटा ये दो कंट्रास्ट हैं। शाबाश। ऑरेंज वाली तस्वीर क्या शो कर रही है? प्लम पुडिंग मॉडल को। और ये ब्लू वाली स्क्रीन, ब्लू वाली जो तस्वीर है ये किसको शो कर रही है? रदरफोर्ड मॉडल को। अगर प्लम पुडिंग मॉडल ठीक होता, रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल क्या था? शाबाश। एक गोल्ड फॉइल लिया हमने, उस गोल्ड फॉइल में से हमने अल्फा रेडिएशंस को थ्रो किया और अल्फा रेडिएशन स्कैटर्ड हो गई, ज्यादातर गुजर गई लेकिन कुछ स्कैटर्ड हो गई। लोगों ने सवाल किया क्यों स्कैटर्ड हुई? तो जवाब यह मिला कि there is something heavy located at the center of nucleus। जब अल्फा पार्टिकल उनसे टकराते हैं तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ज्यादातर गुजर जाते हैं क्योंकि ज्यादातर एरिया खाली है। ये देखो, तो पहली दफा पता चला कि एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज भी होती है, और वो हैवी चीज को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। हैवी चीज को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। याद रखो बेटा, जब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर किए तो साथ उनके मासेस का भी पता करवाया था। तो ये तो साइंटिस्ट को पहले से पता था कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, प्रोटॉन बहुत वजनी है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि चूंकि एटम का सेंटर बड़ा हैवी है, न्यूक्लियस बड़ा हैवी है, तो हैवी पार्टिकल कहां पाए जाएंगे? न्यूक्लियस में। और लाइटर पार्टिकल कहां पाए जाएंगे? बाहर शेल्स में। इस तरह पहली दफा न्यूक्लियस का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया। उससे पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट नहीं था, उससे पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट नहीं था। याद रखिए, रदरफोर्ड के दौर में न्यूट्रॉन का नहीं पता था, अभी न्यूट्रॉन है नहीं है इसका नहीं पता था, लेकिन रदरफोर्ड मरने से पहले ये कह के गया था कि तुम लोगों को मेरी मौत के बाद एटम में एक ऐसी चीज मिलेगी जो न्यूक्लियस में होगी और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। आज मैं उसको प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल में वो होगा। तो रदरफोर्ड 1920 में मॉडल देता है, न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर होता है। रदरफोर्ड के दौर तक सिर्फ यही पता था कि एटम में दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां पर है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं? बाहर। समझ गए मेरी बात यहां तक? अब यहां तक रहते हुए यह एक चार्ट है आपका, एसएलओ भी है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करना कैसे किया गया, मिल्कन मेथड, ये आप लोगों ने बड़ी क्लासों में पढ़ना है। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया आपने ऊपर पढ़ा। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया, ये चैडविक ने डिस्कवर किया था, इसको आपने आगे देखना है। चार्जेस कितने होते हैं? -1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन पॉजिटिव के अंदर। रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो रिलेटिव चार्ज कैसे निकाला जाएगा? रिलेटिव हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप -1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 को -1 मान लें तो प्रोटॉन का वही चार्ज होगा, लेकिन -1 की जगह क्या होगा? +1। दिस इज रिलेटिव चार्ज। इसको डील करना आसान होता है। इसी तरह मास की बात की जाए तो बेटा अगर प्रोटॉन के मास को 1 माना जाए, ये कमेंट जरा खोलिएगा, अगर प्रोटॉन के मास को 1 माना जाए
तो प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन 1836 गुना हल्का होता है। मैंने आपको बार बार मिसाल दी थी केक की। 50 पाउंड का केक है, उस पर एक लेस की चिप्स पड़ी है। वो जो लेस की चिप्स है और वो जो 50 पाउंड का केक है, उनका मुकाबला ऐसे ही है जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मुकाबला है। प्रोटॉन बहुत वजनी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, ये उनके मासेस किलोग्राम में लिखे हुए हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से वजनी होता है, लेकिन ज्यादातर हम यही कहते हैं कि दोनों का मास बराबर होता है। आप में से कोई लाइक बच्चा इसकी वजह बता सकता है? अब तो उसको पता होगी कि क्यों न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा वजनी है। आप में से कोई शार्प इंटेलिजेंट लाइक बच्चा ये मुझे बता सकता है क्यों न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है? हाँ जी, लिटिल स्टार, बल्कि सेंट्रल स्कूल, आप न्यूट्रॉन चलें कोई भी बता दे। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा था, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलके बना होता है। क्या बात है, यही तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे ऐसे हो जाएं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। न्यूट्रॉन को तोड़ो भाई, न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रिनो। हालांकि इनका मास नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन एक पार्टिकल 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। होता असल में वजन प्रोटॉन का ही है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत इनका वजन भी शामिल होता है, इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, ये शुमाइका फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, हाथ खड़ा कर लिया उसने, ठीक है जी। लो जी, अब नेक्स्ट इसको खत्म करें जरा, मतलब नेक्स्ट हमारे पास हो गया खत्म। नेक्स्ट हमारे पास था इन पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल चार्ज था, वो सीधा ही गुजर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, प्लेट के पॉजिटिव तरफ गया। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, प्लेट के नेगेटिव तरफ गया। यह सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन इज कि कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कौन कम डिफ्लेक्ट होगा। आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने सिमुलेशन भी दिखाई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि उसका मास क्या है? कम। प्रोटॉन का मास वजनी है, इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी मुश्किल है। तो बेटा, ये हमने जो अभी तक रिवीजन की है वो फर्स्ट नॉलेज की रिवीजन की है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे जो मेरी बातों से आपको जो समझ आई है, उस अगर वो समझ आ गया तो आप जवाब दे दोगे। 2 अंग्रेजी के जुमले लिखना आपने सीखने हैं, साइंस मुश्किल नहीं है। क्या था पहला? एसएलओ, एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ एन एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया। स्टेट द रिलेटिव चार्ज मास, ये भी हो गया। इंटरप्रेट द रिलेशन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल मास एंड चार्ज, यानी हमने 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके अंदर इंटरप्रेट करना है किसका मास ज्यादा है, किसका चार्ज ज्यादा है, वो हमने कर लिया। इलस्ट्रेट द पाथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज वुड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसमें से हमने पास किया प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, पता चल गया कौन कहां डिफ्लेक्ट होता है। कोई भी सवाल है इस नॉलेज में से अगले 1-2 मिनट में कर लें, फिर मैंने आगे जाना है। सेंट्रल एग्जेक्टिव, आपने हाथ खड़ा किया, क्या सवाल है आपका? सर टाइमिंग चेंज हो गई है नहीं, आपके असल में टाइमिंग चेंज नहीं हुई। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो बायोलॉजी के टीचर हैं उनकी तबीयत 2 दिन से काफी ज्यादा खराब है, और सेकेंडली मैं अपने लेक्चर में किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आज मुझे वो फ्राइडे टाइम था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, तो दैट्स वाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया। तो मैं बायो के लेक्चर की जगह पर कोशिश कर रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो सारा रिवाइज करवा दूं एक दफा, ठीक है? तो बाकी अगर आप में से कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है या टीचर पढ़ा रहे हैं तो इट्स ओके, वो पढ़ा सकते हैं। बाकी लोग जो मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं, केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाहते हैं, 3rd चैप्टर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है? अच्छा जी, और कोई बच्चा यहां से सवाल करना चाहता हो? ओके, आगे चलें। चलो भाई आगे चलो। नेक्स्ट हमारा अगला नॉलेज है। इस अगले नॉलेज के अंदर हमने देख लिया रदरफोर्ड मॉडल क्या था। रदरफोर्ड मॉडल गलत हो गया।
रदरफोर्ड मॉडल क्यों गलत हुआ? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल को साइंस फिजिक्स वालों ने कहा तुम लोग गलत बोल रहे हो। किड्स एजुकेयर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी किड्स एजुकेयर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है? बहुत आसान, बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसे अपने डाउट्स क्लियर किया करें, कोई भी सवाल है किया करें, बड़ा आसान। इधर देखो भाई, मैं अगर प्रोटॉन हूं तो मेरे इधर भी पॉजिटिव प्लेट है, इधर भी नेगेटिव प्लेट है, तो मैं प्रोटॉन जाऊंगा अगर बीच में से तो डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो कौन सी प्लेट की तरफ जाऊंगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और अगर मैं न्यूट्रॉन हूं तो मैं सीधे ही चले जाऊंगा, मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से पता चला कि न्यूट्रॉन किसी भी फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आपका सवाल होगा सर क्या हमें न्यूट्रॉन गोली की तरह नजर आता जाता हुआ? आप तो नजर आते हैं, इतने बड़े हैं, न्यूट्रॉन को इतना बड़ी चीज है, को नजर आएगा वो? तो न्यूट्रॉन तो हमें नजर नहीं आता, तो फिर हमने देखा कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। हम न्यूट्रॉन के पाथ को ट्रैक करते हैं थ्रू अ फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन। फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन क्या होती है? एक स्क्रीन सामने लगी होती है, उस स्क्रीन पे देखते हैं स्पॉट कहां बना है। मिसाल के तौर पे ये जरा वो खोलिए बोर्ड। मिसाल के तौर पे यहां एक पेज ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 पार्टिकल खड़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जाते हुए में नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये सामने जो फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन लगी है, यहां से पता चल जाएगा। यहां पर जो स्पॉट बनेगा, लाइट पड़ेगी, क्योंकि जब ये टकराएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन क्या होती है? जब कोई पार्टिकल टकराए और वहां पे क्या प्रोड्यूस हो? फ्लैश। तो यहां फ्लैश प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लैश मान लो यहां पर प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन का फ्लैश यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो ये रास्ता हमें नजर नहीं आएगा, हमें बस यहाँ पे फ्लैशिंग नजर आएगी। उस फ्लैशिंग से अंदाजा लगा लेंगे कौन कहां डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सीधा जा रहा है। ओके, और कोई सवाल? चलो भी आगे चलें आप। अच्छा जी, फिजिक्स वालों ने कहा जी रदरफोर्ड भाईजान आप गलत हैं, आप गलत बोल रहे हैं। जी शुमाइका फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर ये 2 दिन से लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहे। अपलोड नहीं, अपलोड हुए हैं 2 दिन से, अपलोड है बेटा, अपलोड है, जरा देखिए, मैं दोबारा चेक करवा लेता हूं। वैसे बाय द वे अपलोड है। अच्छा जी, नेक्स्ट, रदरफोर्ड क्यों गलत साबित हो गया? क्योंकि फिजिक्स के असूल हैं कुछ। फिजिक्स कहती है तुम हमारे असूलों पे चलो, तुम ठीक हो। फिजिक्स कहती है रदरफोर्ड भाई आपने बोला सेंटर में न्यूक्लियस है, आपने बोला बाहर शेल्स हैं, आपने बोला उन शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं। लेकिन फिजिक्स ये कहती है अगर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है, अगर ये शेल में रिवॉल्व करता है तो फिजिक्स के असूलों के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉन को लगातार न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का टाकरा हो जाएगा और इस तरह एटम तबाह हो जाएगा। रदरफोर्ड भाई तुम ये जो मॉडल दे रहे हो जिसमें तुम ये कह रहे हो सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्वांटम मैकेनिकली, सॉरी क्वांटम मैकेनिकली कह रहा हूं, ये क्लासिकल फिजिक्स के असूलों के खिलाफ है, क्लासिकल फिजिक्स के असूलों के खिलाफ है। क्यों क्यों खिलाफ है? क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि दो चार्ज्ड बॉडीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, करती हैं डेफिनेटली, तो वो मुसलसल करीब आती हैं और उनके मुसलसल करीब आने से मुसलसल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर कोई चीज मुसलसल एनर्जी रिलीज करती जाएगी तो E बराबर है mc² के तहत अगर किसी चीज में एनर्जी मुसलसल कम होती जाएगी तो उसका मास भी कम होता जाएगा, और अगर उसका मास कम होता जाएगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी। इस तरह दुनिया में हर चीज जो एटम से मिलकर बनी है, अब हर चीज जो एटम से मिलकर बनी है, जब एटम ही तबाह हो जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा तो मादा भी खत्म हो जाएगा। फिर रदरफोर्ड इसका जवाब दिए बगैर ही फौत हो गए, इसका जवाब दिए बगैर ही फौत हो गए, दुनिया से चले गए, जवाब नहीं दे सके। इसका जवाब फिर किसने दिया? इसका जवाब दिया उनके स्टूडेंट ने, और उनके स्टूडेंट का नाम क्या था? बोहर। बोहर ने आके कहा हो भाई मेरे टीचर को तुमने कुछ कहना नहीं है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, अब बोहर को क्या जवाब दिया? बोहर ने क्या जवाब दिया सुन लो। रदरफोर्ड का मसला क्या था? रदरफोर्ड के मुताबिक
अगर ये एक स्लाइड है और आप लोग इस स्लाइड की इस जगह खड़े हैं, शाबाश, और आप इस स्लाइड को, अगर आप मसलन ये स्लाइड का मतलब क्या, अगर आप यहां खड़े हैं और अगर आप इस स्लाइड पे आते हैं तो डेफिनेटली ऑब्वियसली कहीं रुकेंगे नहीं, आप लगातार स्लाइड लेते 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 डायरेक्ट नीचे पहुंचेंगे। ये स्लाइड की तरह आपका नीचे पहुंचना ये ऐसे ही है कि न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन ये स्लाइड की तरह न्यूक्लियस की तरफ पहुंचेगा और मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगा। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। बोहर ने आके कहा नहीं जी ये स्लाइड नहीं होती, ये जो एटम के बाहर शेल, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, ये स्लाइड की तरह नहीं है बल्कि ये सीढ़ी की तरह है, ये सीढ़ी की तरह है। क्या मतलब सर सीढ़ी की तरह है? सीढ़ी की तरह मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां खड़ा है तो भाई खड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां है तो खड़ा रहेगा, फिक्स, अपनी जगह स्टेबल। ये सीढ़ी की तरह होने का मतलब होता है, ये सीढ़ी की तरह होने का मतलब होता है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ये स्लाइड की तरह होने का मतलब होता है कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। रदरफोर्ड फोर्थ होने से पहले जो गलती करके गया, जो उसे नहीं हो सका, उसके मुताबिक एटम के शेल्स को कंटिन्यूअस फॉलो करना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड ने, बोहर ने आके बोला नहीं 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 नहीं, ये शेल्स कंटिन्यूअस मॉडल नहीं फॉलो करते, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाला मॉडल फॉलो करते हैं। सो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में होता क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी लेवल में रहेगा वो ना तो एनर्जी रिलीज करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इट्स जस्ट लाइक सीढ़ी के किसी खास स्टेप पे खड़े हो तो खड़े हो, खड़े रहो, ऊपर जाना है जाओ, मुझे स्क्रीन में लेके ऊपर जाना है जाओ, कैसे जाओगे ऊपर, बोलो कैसे जाओगे ऊपर? ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी स्टेप ऊपर जाने के लिए। तो अगर बोहर ने यही बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाना है तो जाए, उसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर वाले से नीचे आना है तो आए, उसके लिए एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे तभी जा सकता है जब उसको एनर्जी मिले या उसे एनर्जी ली जाए। ये बोहर ने आके बहुत बड़ी बात की, ये रदरफोर्ड को नहीं पता था। आप में से कोई लाइक बच्चा मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे और इस सवाल का जवाब दे। आप में से कोई लाइक बच्चा मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे और इसका जवाब दे। मान लो मेरे पास एटम्स हैं, यहां पर काफी ज्यादा एटम्स पड़े हैं गैस के, मैं उनको हीट प्रोवाइड करता हूं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप में से जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो इसका जवाब दे देंगे, ऑर्डिनरी बच्चे सुनते रहेंगे। एटम गैस पड़ी है यहां पर, उसको मैं हीट देता हूं, बहुत ज्यादा एनर्जी देता हूं, और मुझे इस गैस में से एक लाइट निकलती हुई नजर आती है। क्यों मुझे लाइट निकलती हुई नजर आएगी? शाबाश, एक स्कूल ने हाथ खड़ा कर दिया, ऑब्वियसली मैं उसको मौका दूंगा। पहले आप रेनेसेंस स्कूल, इसका जवाब दें। क्योंकि सर यहाँ पर एक लाइट स्पेक्ट्रम बन रहा है। आसान सा जवाब दें, सबको समझ आ जाए। क्या सर इधर एक लाइट स्पेक्ट्रम बन रहा है क्योंकि उसे कंटिन्यूअसली हीट मिल रही है और इसलिए लाइट स्पेक्ट्रम बन रहा है। आपने जवाब ठीक दिया, लेकिन ऐसा जवाब दें जो बच्चों को समझ आ जाए, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है। शाबाश। जेटीएन स्कूल, आपने दूसरे नंबर पे हाथ खड़ा किया था, आप कुछ बताएं। जी जेटीएन स्कूल। सर क्योंकि एटम कंटिन्यूअसली एनर्जी हीट से एनर्जी अब्सॉर्ब की जा रहा है तो इसकी वजह से उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं। क्यों? आपका जवाब ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें मोर ज्यादा। सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के थ्रू, क्योंकि आप उसको मुसलसल हीट दे रहे हैं। हीट देने से क्या होगा कि उस गैस के अंदर जो लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर शेल से कहां जाएंगे, हायर शेल में। जब वो हायर शेल में जाएंगे, जब आप एक एनर्जी, मुझे स्क्रीन में लेके आए, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल में पहुंचाते हैं, एनर्जी दे दी आपने,
उसने अब ऊपर स्टे नहीं करना, क्योंकि वो ऊपर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, उसने वापस गिरना है। जब वो वापस गिरेगा तो एनर्जी रिलीज भी करेगा। अब वो रिलीज होने वाली एनर्जी कभी कभार साउंड की शक्ल में रिलीज होती है, कभी कभार लाइट की शक्ल में रिलीज होती है, कभी कभार हीट की शक्ल में ही रिलीज हो जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में लैंड करेगा, भाई गिरेगा बेशक चौथे शेल से, तीसरे शेल से, पांचवें शेल से, जहां से भी गिरे, इलेक्ट्रॉन जब भी दूसरे शेल में लैंड करेगा, ये असूल याद रख लो, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में लैंड करेगा तो रिलीज होने वाली एनर्जी लाइट की शक्ल में होगी। लाइट, रंग बिरंगी लाइट, लाल पीली नीली। अब इसका मतलब कि ये जो असूल है दुनिया का, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सच साबित हो गया। क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी, ठहरो। ठीक है जी, मैं 2 मिनट में लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं। देखो ना, एनर्जी हीट तुमने दी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या वापस हीट मिली? लाइट मिली। तो हीट को लाइट में चेंज किया एटम ने। कैसे किया वो समझ आ गया आपको? अच्छा जी, ये सवाल किया था, ये हाथ खड़ा किया था, ये क्या नाम है इसका, किसने किया था हाथ खड़ा? ये हाथ किसने खड़ा किया था? मुझे अब निकल गया। लिटिल स्टार ने किया था। किसने किया था हाथ खड़ा अभी क्वेश्चन के लिए? दोबारा हाथ खड़ा कर लें अगर कोई क्वेश्चन है। देखो, ये तुम लोगों को जो कंसेप्ट, ये एनर्जी, ये वो सारी, ये खाली केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में भी आ जाएगा, कहीं बायो में भी आ जाएगा, कहीं इधर उधर कहीं आ जाएगा। अगर तुम लोग केमिस्ट्री को फिजिक्स में नहीं लेके आ सकते, फिजिक्स को केमिस्ट्री में नहीं लेके आ सकते, इन दोनों को बायो के साथ नहीं जोड़ सकते, तुम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे। ये तरीके भूल जाएं कि आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, वो आपका दिमाग ही डेवलप नहीं होगा। जब आपका दिमाग ही डेवलप नहीं होगा तो आप क्या सोचेंगे? एजुकेशन जी, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, आपने हाथ खड़ा किया था, क्या सवाल है? जब वो हाँ जी, दूसरे शेल में गिरता है तभी बस लाइट प्रोड्यूस होती है, किसी और में गिरता तभी हाँ, दूसरे में, होती है? दूसरे में, मैं बच्चे, दूसरे में ना लाइट निकलती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पहले में गिरेगा तो भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन वो रंग बिरंगा नहीं होगा। वो एक्सरेज, नाम सुना हुआ आपने? एक्सरे कराने जाते हैं ना मार्केट में, एक्सरेज, गैमा रेस, खतरनाक रेडिएशंस हैं, तो वो भी रेडिएशंस ना, लेकिन वो रंगीन नहीं होंगे, रंग वाले नहीं होंगे। अगर हमें रंग बिरंगी लाइट चाहिए तो फिर ग्राउंड लैंडिंग कहां पे होगी? सेकंड शेल में। इसकी तफसील ना तुम लोगों को मैंने वो फैक्ट पे वो सिमुलेशन नहीं दी थी, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे गिरता है, उसमें तुम गिरा के देखो। वो ये गूगल पे जाओ, आप सबने आज घर जाके काम करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये गूगल खोले यहां पे, ये भी करके भी देख लेते हैं, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखना है गूगल पे और आगे लिखना है जावा लैब। मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, ये खेला करो। ये देखिए, ये मेरे पास एटम आ गया। अब मैं काम करता हूं, नहीं, ये रेडिएशंस निकल रही हैं। इलेक्ट्रॉन का मैं दूसरे शेल में गिराया, देखो रंग हो गया, रंग आ गया ना, नीला रंग आ गया। मैं पहले शेल में गिराता हूं तो वो रंग खत्म हो गया, नजर आया आपको? ये देखो, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन गिरा, चलो रंग चेंज हो गया, ये रंग ही है सारे, ठीक है ना? ये देखो रंगीन। ओके, तो लैंडिंग जब दूसरे शेल में होती है, देयर इज सम, इस तरह से होता है कि एनर्जी इतनी की रिलीज होती है तो वो कलर लाइट बनाती है, कलर लाइट। अदरवाइज वो ऐसी एनर्जी बनाएगी जो कलर लाइट नहीं होगी, वो फिर रेडिएशंस, एक्सरेज, गामा रेज, ये खतरनाक रेडिएशंस आ जाती हैं। ओके, चलें बेटा, आई थिंक सो आपकी ब्रेक का टाइम भी है, ठीक है? और कल जो आपका टेस्ट होगा ना, देखिए टेस्ट वो नहीं है लिखें, ये वो चीजें नहीं है, बस समझें, आंसर दें, एक लफ्ज में आंसर दें, उर्दू में लिख दें। तुम लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अंग्रेजी लिखने में ध्यान, वो मुझे मेरी ड्यूटी जो है ना वो यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूं, आपको टेक्निकली इतना स्ट्रांग बना दूं, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी सिखा दे, जिंदगी आपकी आसान हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।